बुलेटिन में सबसे पहले बात गौतम बुद्ध नगर की और यहां पर हुई कोरोना से मौत की। दरअसल गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से अब दूसरी मौत की पुष्टि हुई है और क्वारंटीन सेंटर में यह शख्स भर्ती था। कल जिम्स ले जाते वक्त इसने दम तोड़ दिया। अशोक तिवारी मेरे सहयोगी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, क्या अपडेट है? यह क्वारंटीन सेंटर में शख्स था, लेकिन क्या इसका कोरोना से इलाज नहीं हो रहा था? देखिए, दरअसल इनको फिलहाल क्वारंटीन सेंटर में गौतम बुद्ध नगर के जिले में रखा गया था और ये नोएडा की दूसरी मृत्यु बताई जा रही है जो कोरोना संक्रमित होने की बात हुई है। अभी जो जानकारी मिली है उस लिहाज से कल जब इनको जिम्स ले जाया जा रहा था तो उस वक्त इनकी मृत्यु हुई थी और जो कोरोना की रिपोर्ट है वो आज सार्वजनिक की गई है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उसको कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है। एहतियात के तौर पर जिस क्वारंटीन सेंटर में इस व्यक्ति को रखा गया था, फिलहाल वहां पर जो सुरक्षा के लिहाज से जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं वो और ज्यादा बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि कल जिस क्वारंटीन सेंटर में उसको रखा गया था वहां पर बहुत ज्यादा लोग संक्रमित नहीं थे। तो अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, लिहाजा और जो लोग क्वारंटीन सेंटर में थे उनको संक्रमण का खतरा न हो, लिहाजा वहां पर जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं वो वहां पर बढ़ाई गई हैं। और ये नोएडा के लिहाज से बहुत आप कह सकते हैं कि निराशाजनक खबर है कि नोएडा में अब एक दूसरी मृत्यु हो गई है, वो भी कोरोना के पॉजिटिव रिपोर्ट आने के पहले। जी, और लगातार ये सुपर हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ पर स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए तमाम तरह के एहतियात भी बरते जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। बढ़ते आगे, कोरोना काल में किसानों की एक तरह से आप बीती और किसानों की परेशानी की बात अगर कर लें तो पंजाब में अगर स्थिति यह है कि लॉकडाउन के बीच पंजाब से कुछ तस्वीरें सरकार की चिंता बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि पंजाब के खन्ना में परेशान किसानों ने अपनी सब्जियों की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया है। किसान बिल्कुल परेशान हैं, ना ट्रांसपोर्ट मिल रहा है और ना ही उन्हें मजदूर मिल रहे हैं। सख्ती के चलते कोई रास्ता नहीं निकला तो फिर किसानों ने अपनी खड़ी फसल को ही बर्बाद कर डाला। देखिए खन्ना से विशाल एंग्रीश की यह रिपोर्ट। सब्जियों की ये उपज अन्नदाताओं के भरण पोषण के लिए थी। ये सब्जियां किसानों को उनके बच्चों को भूखमरी से बचाने के लिए थी। इन सब्जियों से इन किसानों को बड़ी आस थी, क्योंकि पूरे साल बड़ी मेहनत करते हैं इसके लिए किसान। चाहे धूप हो या बारिश, दिन रात 2 रोटी खाकर अन्नदाता खेतों में काम करते हैं। पर खेतों में सब्जियों की खड़ी फसलों को किसानों ने बर्बाद कर दिया। अपनी इन सब्जियों पर ट्रैक्टर चलाने के लिए मजबूर हो गए किसान। तस्वीरें पंजाब के खन्ना की हैं। पंजाब के अलग अलग गांवों में यही हाल है। किसान अपनी खड़ी सब्जियों की फसल खराब कर रहे हैं। किसान ऐसा करने के लिए क्यों मजबूर हुए? किसानों ने दिल पर पत्थर रखकर खून पसीने की मेहनत कर उगाई फसलों पर क्यों ट्रैक्टर चला दिया? आपको अब हम ये बताते हैं। देश में मार्च महीने से ही लॉकडाउन है। तमाम राज्यों में फंसे मजदूर पलायन कर रहे हैं। हर रोज सैकड़ों प्रवासी मजदूर श्रमिक ट्रेनों से अपने अपने गृह राज्य की तरफ जा रहे हैं। इन सब्जियों को तोड़ने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती है, पर मजदूर है नहीं। जो हैं वो सख्ती की वजह से खेतों पर काम करने से डर रहे हैं। जैसे तैसे सब्जियां तोड़ भी ली जाएं, तो ट्रांसपोर्ट कर्फ्यू की वजह से मंडियों में ये सब्जियां नहीं पहुंच पा रही हैं। किसान बताते हैं कि उन्हें सब्जियों की पैदावार में प्रति एकड़ 80,000 से 90,000 तक का खर्चा आता है। उसके बाद सब्जियों को तोड़ने के लिए बड़ी संख्या में मजदूर खेतों में लगाए जाते हैं। इन सब्जियों के लिए ट्रक या ट्रैक्टर किया जाता है। ट्रैक्टरों में भरकर सब्जियों को मंडी तक पहुंचाया जाता है। लेकिन फिलहाल ना किसान को ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, ना मजदूर हैं। ऊपर से मंडियां बंद है। साथ ही जो व्यापारी खेतों में सब्जी खरीदने आते थे, उनका आना भी बंद हो गया है। लिहाजा किसान तैयार सब्जी की फसल को खेतों में ट्रैक्टरों से जोत रहा है। सारे देश में लॉकडाउन है और पंजाब में लॉकडाउन के साथ ही कर्फ्यू लगा हुआ है। घरों में, मोहल्लों में रेहड़ी वाले सब्जियां बेच रहे हैं और वहीं पर इस समय ग्राउंड जीरो पर सब्जी लगाने वालों का हाल बहुत बुरा दिखाई दे रहा है। इस समय हम खन्ना में ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों एकड़ में जो गोभी की फसल है वो लगी हुई है और किसान
अब मंडियों में नहीं जा सकता क्योंकि कर्फ्यू और लॉकडाउन है। सब्जी मंडियां बंद पड़ी हुई हैं। किसान जाए तो जाए कहाँ। फिलहाल ये गोभी है जो घरों के बाहर 20 से 30 रुपए पर केजी के हिसाब से बिकती है, लेकिन इस समय इसको ज़मीन में ही क्रश किया जा रहा है क्योंकि किसानों की गोभी बिक नहीं रही है। किसान बताते हैं कि जो सब्जियां आपको रेहड़ी और ठेले वाले 20 से 40 रुपए तक प्रति किलोग्राम तक बेच रहे हैं, उन्हीं सब्जियों की किसान को कीमत 2 से 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम तक मिल रही है। वो भी तब जब किसानों को बड़ी तादाद में लेबर, ट्रांसपोर्टेशन और खुली मंडियां मिलेंगी। लिहाजा किसानों ने फैसला लिया है कि वो अपनी फसलों को, जिसमें प्रति एकड़ 80,000 से 90,000 तक खर्चा हुआ है, उनको खेत में ही जोत देंगे या फिर सड़कों पर फेंक देंगे। इसको पालने तक का खर्चा हमारा 90,000 से लाख रुपये किले का है। उसके बाद जब हम इसको तैयार कर लिया तो अब इसको काटने की बारी आई तो अब हमें लेबर नहीं मिल रही। लेबर ना मिलने की वजह से हम इसको काट नहीं पा रहे हैं। जो लेबर वाले हैं वो इसका दुगना और चौगुना अपनी कीमत वसूल कर रहे हैं। लेबर वर्कर कहीं से कहीं अरेंज करके हम लोग जैसे लेबर का अरेंज कर लिया, फसल काट कर तैयार कर ली मार्केट के लिए, हमें कोई गाड़ी वाला नहीं मिल रहा। ਗੋਭੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਫੂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹੁਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में न सिर्फ सब्जियों की किल्लत होगी बल्कि सब्जियों के दाम भी आसमान को छू सकते हैं, क्योंकि मंडियों तक सब्जी पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के दाम डबल हो चुके हैं। तो वहीं लेबर की कमी की वजह से मजदूरों ने भी अपनी दैनिक दिहाड़ी डबल कर दी है। हमारे देश में कर्फ्यू और लॉकडाउन है और हर कोई इस कर्फ्यू और लॉकडाउन का फायदा उठाना चाहता है, खासतौर पर व्यापारी, रेडी फड़ी विक्रेता, क्योंकि जो फल फ्रूट बेचे जा रहे हैं वो दुगने तिगने दामों के ऊपर बेचे जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पर जो किसान है उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है क्योंकि किसानों की जो फसल है, चाहे वो सब्जी है, वो मंडियों में बिक नहीं पा रही और किसान सब्जी को खेतों में ही तबाह करने के ऊपर तुला भी हुआ है। किसान यहाँ तक कहते हैं कि आने वाले समय में सोचना पड़ेगा कि सब्जी उगाए या नहीं। वहीं सब्जी के अलावा धान की फसल उगाने को लेकर भी पंजाब के किसान चिंतित हैं। तो गोभी की फसल है, गोभी की फसल को तबाह किया जा रहा है। क्या कहना, आपने गोभी का फूल भी उठाया हुआ है लेकिन आप इसको बर्बाद करने पे तुले हुए और 90,000 पर एकड़ इस पर आपने कीमत अदा की हुई है। सर ਇਹਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹੁਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ अगली फसल भी और बीजनी है। आप क्या कहोगे, कहा जा रहा है कि 700 एकड़ जो फसल आपके गांव में लगी हुई है, लगातार हिमाचल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जाती थी, अब नहीं जा पा रही है। और जी ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹੁਣੀ ਪੈ ਗਈ। तो सारे अपने अपने खेतों में इसको नष्ट कर रहे हो। हाँ जी कोई सारे ट्रांसपोर्ट बंद आई, मंडियां बंद आई, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹੁਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। आप क्या कहोगे? सर ये बहुत बुरा हाल है जी, ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਾ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵੀ ਝੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ। लेबर का काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ा है। हाँ जी बहुत ज़्यादा। हमारी लेबर उधर से आना चाहती है, उसका कोई हल नहीं निकालते हो तो बैठे हैं। वो कहते ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਲੇਬਰ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ। लेबर की काफ़ी बड़ी मार पड़ हाँ रही जी है। हाँ जी लेबर की मार पड़ती है। बाकी बिकती नहीं हैगी गोभी, जे लेबर से बढ़ा भी लेंगे तो कोई मंडी नहीं खुली, 2 रुपये किलो नहीं लेंदा, उन्होंने करू भी बंदा। पंजाब के किसानों की चिंता वाजिब है। हाल ही में सरकार ने किसान रथ ऐप लॉन्च किया था, जिस पर दावा किया गया कि लगातार किसान जुड़ रहे हैं ताकि ट्रांसपोर्ट मिल पाए, उनकी दिक्कतें दूर की जाएं। ऐसे में जरूरत है ये तस्वीर देखने की और सरकार सोचे कि अन्नदाताओं को इस मुश्किल से कैसे उबारा जाए और सब्जियों को बर्बाद होने से कैसे रोका जाए। किसान को काफ़ी दोहरी मार पड़ रही है। एक तो फसल के लिए मंडियां बंद है और दूसरी लेबर नहीं आ रही, और इसके बाद सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि जब धान लगाना होगा तो किस तरह से लगाया जाएगा। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 खन्ना। और इन सब के बीच लॉकडाउन के असर से रुकी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए फैक्ट्री मालिकों और बड़े एम्प्लॉयर ने श्रम कानूनों में ढील देने की मांग की है। यह बड़ी खबर
दरअसल केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार और तकरीबन 12 एम्प्लॉयर एसोसिएशन की बैठक में सरकार से लेबर कानूनों को 2 से 3 साल तक रद्द करने की मांग की गई है। बैठक का मुख्य एजेंडा नौकरियां बचाने के मुद्दे को लेकर के था और इस मीटिंग में एम्प्लॉयर्स की तरफ से वर्किंग आवर को 12 घंटे तक बढ़ाने का मुद्दा भी जोर शोर से उठा। एम्प्लॉयर एसोसिएशन की मुख्य मांगे क्या है वो भी आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आप जरा देखिए कि सवाल इस बैठक के बाद ये उठ रहा है कि क्या अब लेबर लॉ हट जाएगा और क्या अब 12 घंटे काम करना होगा। और मेरे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर मनीष कुमार न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष, देखिए सरकारों को दोनों ही पहलुओं पर देखना और सोचना पड़ता है। जहां वो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिम्मेदार है, उसके लिए कदम उठाने हैं, तो वहीं जो तमाम कर्मचारी हैं, कामगार हैं, मजदूर हैं, उनके हितों की भी रक्षा करना सरकार की ही जिम्मेदारी। ऐसे में इस पूरी मीटिंग और इसमें जो एजेंडे पर बातचीत हुई उसको किस तरह से देखा जाए। पिछले 1-1.5 महीने से लगातार इस बात की मांग चल रही है तमाम कर्मचारी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तरफ से सरकार से कि जो वर्किंग आवर्स है उसको बढ़ा के 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे कर दिया जाए। हालांकि इस संबंध में आपको बता दें पिछले साल संसद में जो है एक लेबर कानून में सुधार को लेकर एक बिल भी पेश हुआ था संसद में, जिसका नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। इसको लेकर एक कोड जो है ऑलरेडी संसद में टेबल हो चुका है। स्टैंडिंग कमेटी के पास ये बिल भेजा गया था। स्टैंडिंग कमेटी ने भी अपनी तरफ से उसको सुझाव देकर और सरकार के पास भेजा, लेकिन हालांकि ये पारित नहीं हो पाया। इस वर्ष जो बजट सत्र था उसमें कोरोना के कारण पहले ही संसद सत्र को खत्म करना पड़ा। लेकिन सरकार के भीतर इस बात की लंबे समय से मंथन चल रही है कि जो वर्किंग आवर्स है उसको बढ़ा के 12 घंटे किया जाए। कई इंडस्ट्रीज जो है लेबर की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके यहाँ कर्मचारियों की कमी है। तो और मौजूदा स्थिति में जब कोरोना संक्रमण से पूरा देश जब ग्रसित है, तमाम हम लेबर्स को देख रहे हैं कि वो अपने राज्यों में जा रहे हैं। तो तमाम कंपनियां इस लेबर संकट जो है उससे जूझने वाली है। इसी के मद्देनजर इस पर क्या मनीष इस तरफ से बात नहीं हो सकती थी कि जो मजदूर हैं उनमें कहीं ना कहीं भरोसा कायम किया जाए, जो अभी अच्छी खासी ढील जो लॉकडाउन 3 में है उस ढील को थोड़ा और बढ़ाया जाए, मजदूरों तक ये कम से कम संदेश पहुंचाया जाए कि उन्हें जाने की जरूरत नहीं है, अब उन्हें काम मिलने लगेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो कम से कम मजदूर संकट नहीं होगा। पलायन रोकने को लेकर के क्या यहां पर बात नहीं हो सकती थी, एजेंडा नहीं सेट हो सकता था, बल्कि इस पर बात होना कि 12 घंटे काम किया जाए, 15,000 जो न्यूनतम वेजेस हैं वो हटा दिया जाए, 2 से 3 साल तक इनमें बदलाव कर दिया जाए। कम्युनिकेशन तो जाहिर तौर पर उसकी कमी दिखती है। सरकार की तरफ से मजदूरों को समझाया नहीं गया तो मजदूर सड़कों के जरिए जैसे तैसे अपने गांव तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखिए महाराष्ट्र सरकार ने 30 जून तक ये 12 घंटे की शिफ्ट को अलाउ कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार से मांग की है और केंद्र सरकार इसको लेकर ऑर्डिनेंस लेकर आने वाली है, क्योंकि बिल जो है संसद में पड़ा हुआ है। संसद सत्र कब शुरू होगा, कब ये पास होगा, ये अभी कहा नहीं आ सकता। तो सरकार इसको लेकर अध्यादेश लेकर आ सकती है, जिसके बाद यह अधिकार दिया जाएगा कि 8 घंटे की जो शिफ्ट है उसको बढ़ा के 12 घंटे कर दिया जाए। तो इसका इंतजार करना होगा। कल एम्प्लॉयर एसोसिएशन से सरकार की मंथन हुई है, बातचीत हुई है। नीति आयोग भी इसको लेकर चाहता है कि इसको 12 घंटे कर दिया जाए, तो देखना होगा। लेकिन माना जा रहा है कि सरकार कभी भी अध्यादेश लेकर आ सकती है। लेकिन इसके दूसरे पक्ष में आप देखिए राष्ट्रपति के पास सीताराम येचुरी जो कि सीपीएम के नेता हैं, तमाम जो अलग अलग ट्रेड यूनियंस के नेता हैं, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया राष्ट्रपति को और उन्होंने इसका विरोध जताया है। जिस तरीके से वर्किंग आवर्स को 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटा करने की बात है, तो इसका विरोध भी जताया जा रहा है तमाम ट्रेड यूनियन के साथ कि इसका फायदा कर्मचारियों को नहीं होगा, उनका शोषण शुरू हो जाएगा कंपनियों के द्वारा, एम्प्लॉयज के द्वारा। उनका वेतन नहीं, एक तो न्यूनतम वेतन नहीं मिलता, उस पर से उनका शोषण होगा। तो इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। लेकिन माना जा रहा है कि मौजूदा जो सर्कमस्टांसेस है कोरोना संक्रमण के चलते, कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर अध्यादेश सरकार ये फैसला ले सकती है और इस पर अध्यादेश ला सकती है। ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं, देखना होगा कि इस पर अंतिम निर्णय क्या होता है। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। इन सब के बीच जैसा कि हम बता रहे हैं कि श्रम कानूनों में केंद्रीय स्तर पर बदलाव की बात हो रही, तो वहीं यूपी में श्रम कानून में बदलाव को लेकर के सियासत भी बहुत ज्यादा तेज हो गई है। दरअसल योगी सरकार के अध्यादेश पर अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके निशाना साधा। उन्होंने लिखा, यूपी सरकार द्वारा श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। आप मजदूरों की मदद करने के लिए तैयार नहीं हो, आप उनके परिवार को कोई सुरक्षा कवच नहीं दे रहे, अब आप उनके अधिकारों को कुचलने के लिए कानून बना रहे हो।
मजदूर देश निर्माता है, आपके बंधक नहीं है। प्रियंका गांधी ने यह ट्वीट किया, लेकिन इसके साथ साथ इस पर सियासत और भी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अध्यादेश पर सवाल उठाए। यहां तक कि उन्होंने यूपी सरकार से इस्तीफे तक की मांग कर दी। उन्होंने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा मजदूरों को शोषण से बचाने वाले श्रम कानून के अधिकांश प्रावधानों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया है। यह बेहद आपत्तिजनक व अमानवीय है, यह लिखा है अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में। उसके आगे उन्होंने लिखा, श्रमिकों को संरक्षण ना दे पाने वाली गरीब विरोधी भाजपा सरकार को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। हालांकि विपक्ष के निशाने के बाद यूपी के श्रम मंत्री और रोजगार मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मजदूरों की सबसे बड़ी दुश्मन है। बता दें कि जिस तरह से विपक्ष ने श्रम कानून में बदलाव के अध्यादेश पर सवाल खड़े किए, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के श्रम एवं रोजगार मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने उल्टे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही इसमें कटघरे में लेते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां ही असल में मजदूर विरोधी हैं। ज्यादा श्रमिकों को रोजगार मिले और निवेश का रास्ता भी प्रशस्त हो, इसीलिए 1000 दिन के लिए श्रम अधिनियमों में छूट के साथ यह अध्यादेश लाया गया है। और इसका विरोध करने वाले स्वाभाविक रूप से वो प्रवासी श्रमिकों का विरोध कर रहे हैं। प्रदेश के वो सारे कामगार जो अन्य प्रदेशों में रह रहे थे, उन सभी प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश में लाने का निर्णय लिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सोच ही बलिहारी है। इनका बयान ये दर्शाता है कि ये श्रमिकों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर यूपी के कानून में क्या क्या है और किन किन चीजों को इस कानून से फिलहाल बाहर रखा गया है। दरअसल सभी श्रम कानूनों को 2 से 3 साल के लिए स्थगित किया गया है। मालिकों को 8 से 12 घंटे फैक्ट्री में काम कराने का अधिकार दे दिया गया है। सभी श्रम कानूनों को 3 से 3 साल के लिए स्थगित किया गया है। और यूपी में इस दायरे में तकरीबन 15,000 जो हैं वो कारखाने आएंगे।